हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग कोरोना में बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे। आज ये टॉपिक इसलिए चुना गया है बिकॉज जैसा हमें पता है कुछ 6 महीनों में जो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो नीचे केरला साइड अभी भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। जो एम्फान आया था उड़ीसा में या बिहार में जो फ्लड आए हैं, तो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। और प्लस ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का एक पार्ट भी है, तो हम उस सेंस में भी इसको यहाँ कवर कर लेंगे। तो हम दोनों एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी कर लेंगे, साथ साथ हमारे कोर्स की पढ़ाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। First of all, environmental studies are the scientific study of the environmental system and the status of its inherent or induced changes ऑन ऑर्गेनिज्म। जो भी environment studies का मतलब यही है, जो भी एक इंसान के आसपास का जो वातावरण में चेंजेस हैं और उससे वो कैसे खुद को रिलेट कर सकता है, उसकी जानकारी को एकत्रित करना या उसके बारे में पढ़ना, उसी को हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। ये सोशल और कल्चरल दोनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए बोला जाता है, ना कि सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स तक सीमित रह जाता है। इम्पॉर्टेंस का बात करें तो पहला इम्पॉर्टेंस है कि कैसे कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको सस्टेनेबल वे में कैसे यूज़ किया जाए और उसके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली कि वो पूरा काम में आ जाए, उसको कैसे यूज़ करना है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है उसके नेचुरल कंडीशंस में, ओके और उसका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिकेशन कैसा है वो जानना ज़रूरी है। और लोगों को अवेयर करना और उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सॉल्व करें। बिकॉज एनवायरनमेंट सभी का है, सिर्फ आपका मेरा नहीं है। उसको लोकल हमारे आसपास को देख के नेशनल पे या इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास अगर हम देखें तो हम लैंडस्केप जैसे फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट या इनके कॉम्बिनेशन से घिरे हुए हैं। हमें जो ज़्यादातर लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो ह्यूमन बींग से हेविली मॉडिफाइड किया हुआ है, जैसे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं। फिर भी ये लोग सिटीज़ में रहते हैं जो भी विलेजेस पर फूड सप्लाई के लिए डिपेंड रहते हैं, और जो विलेजेस है वो अल्टीमेटली नेचुरल लैंडस्केप पर ही डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज के लिए। जैसे रिवर्स पर फार्मर डिपेंड करते हैं अपनी खेती के लिए। हमें पानी और हवा की ज़रूरत है जिससे खाना बनाते हैं, और यह प्लांट और एनिमल मिलकर एक वेब ऑफ लाइफ बनाते हैं जिसका हम भी एक पार्ट हैं। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज का अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल वो है जो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, और रिन्यूएबल जो वाटर और हवा होती है वो रिन्यूएबल होती है, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है। ओके, और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, तो इंडिया के पास 33% था जब पहले हुआ करता था, बट अब सिर्फ 12% रह गया है उसमें से। जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो उसका मतलब अहमियत जानते हैं। हम लोग ऐसे बहुत रिसोर्स यूज़ करते हैं जिससे हम अवेयर भी नहीं हैं। अगर हम फॉरेस्ट फंक्शन का बात करें तो फर्स्ट इज़ वाटर शेड प्रोटेक्शन, और सेकंड इज़ एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन जिससे CO2 को मेंटेन करना होता है। थर्ड वन इज़ द इरोजन कंट्रोल, रेन से सॉइल को बचाना इज़ इरोजन कंट्रोल। देन इट इज़ लैंड बैंक, सॉइल न्यूट्रिएंट मेंटेन करना लैंड बैंक का काम है। लोकल यूज़ का बात करें, जो कंजम्पटिव यूज़ है जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ फ्यूल फॉडर के लिए इसका यूज़ करते हैं, वो सब इसमें आ जाता है। एंड देन लास्टली मार्केट यूज़ का बात करें, जो प्रोडक्टिव यूज़ है जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये सब टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ये सब हमें मार्केट यूज़ से मिल जाता है। आगे चलते हैं केस स्टडी पे। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो क्या था कि कुछ लोकल लोगों ने जो पेड़ बचाने के लिए इवन अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी 1972 में एक वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे आज भी ये उसकी प्रथा चली जा रही है, और आज भी लोग वहाँ ग्रीन कवर को रिस्टोर करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं, किससे ज़्यादा उसको काटे ना, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, ज़्यादा उसको शोषण ना हो, उससे उसको बचाते हैं। आज भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के केस स्टडी में बताया गया है, ठीक है। और प्लस आप इसका जवाब दीजिएगा कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसने शुरू किया था, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फाउंडर कौन था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ओके, चलिए तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
विच इज़ द अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ कभी पहले फॉरेस्ट हुआ करता था और उसकी कटिंग कर दी गई है अब, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलावा कुछ और, जैसे एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, ग्रेजिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं उगे हुए पेड़ों को कट कर दिया गया है, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जहाँ फॉरेस्ट था बट अब उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो आगे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टिम्बर एक्सट्रैक्शन या फिर इनका बात करते हैं तो माइनिंग, डैम से जो भी हमें प्रॉब्लम होता है, डैम बनाने से ऑब्वियसली नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है, या माइनिंग से या टिम्बर से, तो वही सब का इसमें बात है ना। और इसके आगे देखिए वाटर रिसोर्सेज का हम बात करते हैं तो इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन रहता है, ओके, जिसमें से 70% से ज़्यादा वाटर है अर्थ पे, और यहाँ नीचे दे रखा होगा 70% ऑफ वाटर सर्फेस, पर उसमें से सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से भी 2% पोलराइज कैप में है, और सिर्फ 1% हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप पानी का अहमियत समझ रहे होंगे। उस 1% से 90% हम एग्रीकल्चर में वेस्ट करते हैं, 7% इंडस्ट्री में, 3% डोमेस्टिक यूज़ में। ओवर यूटिलाइजेशन का अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से भी वाटर पॉल्यूट होता है। जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और पॉल्यूट करते हैं वाटर को। इंडस्ट्री को भी ग्रीन प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए फॉर द फर्दर स्कोप, ओके। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्लड आप सभी को अच्छे से पता है, जब नॉर्मल लेवल से पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उसे फ्लड कहते हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा डेडली फ्लडिंग हुई थी, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। ड्रॉट मतलब अकाल, जो कि राजस्थान में देखने को ज़्यादातर मिलता है, मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर। डैम इज़ अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रिस्ट्रिक्ट द फॉल ऑफ वाटर। डैम का प्रॉब्लम क्या क्या होता है, दैट फ्रेगमेंटेशन, सीरियस इम्पैक्ट ऑन रिवर एंड इकोसिस्टम, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, फिशिंग एंड ट्रैवल बाय बोट डिस्टर्बेड, ऑब्वियसली डैम से फिशिंग और ट्रैवल का करना मुश्किल हो जाता है। इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम रिजर्व। मिनरल रिसोर्सेज का बात करें तो जितने भी हम माइनिंग से खोद के निकालते हैं, जितने भी हमारे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक, मैग्नीज, इन सब का तो उसे मिनरल रिसोर्स में काउंट करेंगे। केस स्टडी देखा जाए इसका, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ मेंशन है, राजस्थान में। राजस्थान द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लीज्ड लैंड फॉर माइनिंग इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया बाय डिनोटिफाइंग फॉरेस्ट एरियाज। द लोकल पीपल हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग लॉबी एंड हैव फिल्ड अ पब्लिक PIL। उन लोकल लोगों ने वहाँ फाइल की थी बिकॉज हम माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा था, तो उसके अगेंस्ट में कि हमारा भाई नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने PIL सबमिट करी थी 1991 में, जिसने 70 माइंस जो थी उनको क्लोज करवाया था। फूड रिसोर्सेज का बात करें, खाना कहाँ से मिलता है, तो फर्स्टली वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स का बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि जिससे ज़्यादा हम यूज़ करें उतना जल्दी वो उग नहीं रहा है। सेकेंडली कि हम जो एग्रीकल्चर यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं वो भी एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। थर्ड, फिश रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक्स्ट्रा एग्जॉशन में आ रखे हैं। एंड लास्टली कि उनको न्यूट्रिएंट फूड की वजह से कुछ गरीब देशों में माल न्यूट्रिशन हो जाता है। केस स्टडी का या इज़राइल का बात करेंगे तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया था पानी की बचत के लिए, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी 95% थी, ठीक है। नाउ डेज ये फिर कलकत्ता में भी इसका यूज़ किया गया, और बचे हुए पानी से जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसी से खेती बाड़ी इन लोगों ने अपने फार्म यार्ड पे, बैकयार्ड में शुरू किया, ठीक है। कलकत्ता, इंडिया में कलकत्ता में यूज़ किया था, इसराइल से बिगिन था। एनर्जी रिसोर्सेज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट एनर्जी, हाइड्रोलाइटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। इतने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हैं और ये पूरा वर्ल्ड एक्चुअली एनर्जी पे है। लैंड रिसोर्सेज का बात करें, सॉइल इरोजन अच्छे से पता है, जो डिजर्टिफिकेशन भी अच्छे से पता है। रोल देखें अगर हम कंजर्वेशन में, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट स्विच ऑफ करनी चाहिए, सोलर हीटिंग का यूज़ करना चाहिए, सन में हमें कपड़े सुखाने चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्रायर्स, प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए। वाटर का बात करें तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हमें घर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का बात करें तो टिम्बर प्रोडक्ट हम कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने की कोशिश करें, ग्रासिंग अच्छे से कंट्रोल करें। और कंजर्वेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज का बात करें तो कुक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, डोंट वेस्ट, खाने को वेस्ट ना करें, किसी गरीब को दे दें जिससे पहले वो ख़राब हो जाए, और ज़्यादा देर उसको स्टोर करके ना रखें। इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल लाइफ के लिए
एक हेल्दी एनवायरनमेंट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखें तो ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होगा, ज़्यादा ग्लोबल इनकम होगी, ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। दैट इज़ द मंत्रा ओवर हियर। अगर नीचे देखें हम 78% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 12% ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्स एंड 50% कंजप्शन कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये था आज के लेक्चर में, दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और नीचे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक